Hello friends, my name is CA Mohit Gupta and you are watching eTax Helpline. So आज माननीय वित्त मंत्री जी ने यूनियन बजट 2022 संसद में पेश किया। आप सबने बजट स्पीच सुनी होगी और ये निर्मला सीतारमण जी की सबसे छोटी स्पीच है जो पिछले 4 बजट उन्होंने टोटल दिए हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड क्या क्या इस बजट में अमेंडमेंट आई हैं। आपको क्लोज 99 जो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में लेड हुआ है, फाइनेंस बिल 2022, उसके क्लोज 99 से क्लोज 123 पढ़ने हैं और वहां से आपको जीएसटी के अमेंडमेंट्स का पता लगेगा। तो ये जो पोर्शन आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, ये फाइनेंस बिल 2022 का क्लोज 99 से स्टार्ट हो रहा है। साथ के साथ आप इसको अगर मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल को सामने रख के इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर दिया हुआ है कि किस सेक्शन में क्या क्या अमेंडमेंट आएंगी, और वो आप जब अपने सामने एक्ट खोल के और उसकी रिप्लेसमेंट के साथ पढ़ेंगे तो आपको कोरिलेट हो जाएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस किस क्लोज में क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई है। तो सबसे पहली चीज तो ये है फ्रेंड्स कि जो क्लोज 99 टू 113 है उनकी अमेंडमेंट तब इफेक्टिव होगी जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर क्लोज को इफेक्टिव करेगी। मींस बिल आ गया, अभी इफेक्टिव नहीं है, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रेसिडेंट से कंसेंट मिल गई, तब भी इफेक्टिव नहीं है। जब स्पेसिफिकली गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये पर्टिकुलर क्लोज ऑफ फाइनेंस बिल 2022 इस डेट से फलाना डेट से इफेक्टिव है, तभी वो इफेक्टिव होगा। दूसरी चीज, क्लोज 114 से 123 जो है वो जिस दिन ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाएगी उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएंगे। आप इस डीम्ड डेट आज के दिन इसकी 1 अप्रैल 2022 प्रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मार्च लास्ट वीक में प्रेसिडेंट से इसकी कंसेंट मिल जाती है और ये एक्ट में कन्वर्ट और इफेक्टिव हो जाता है। 99 से 113 आपके जो है स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई होंगे और 114 से 123 जो है वो आपके ये फाइनेंस बिल एक्ट में कन्वर्ट होते ही डेट ऑफ इनेक्टमेंट से लागू हो जाएंगे। सबसे पहले क्लोज 99 फ्रेंड्स, क्लोज 99 में क्या अमेंडमेंट आई है? क्लोज 99 में जो अमेंडमेंट आई है वो गवर्नमेंट ने 2 चेंजेस किए हैं। पहला जो चेंज आया है क्लोज 16(2) में, उसके थ्रू आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आईटीसी ऑफ अगर आप बायर हैं, आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 भी भरी है और अपनी जीएसटीआर 1 में आपका जो इनवॉइस है वो भी शो किया है, स्टिल आपको वो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सप्लायर को गवर्नमेंट ने किसी न किसी रीजन की वजह से बैन किया हुआ है। 16(2) में जो अमेंडमेंट आई है, दैट इज ए न्यू क्लोज BA of section 2 of section 16 of CGST Act is being inserted to provide that input tax credit with respect to supply can be availed only if such credit has not been restricted in the detailed communication to the taxpayer under section 38। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर सेक्शन 38 जो आईटीसी लेने का सेक्शन है, जो बिल्कुल चेंज हो गया है, नया सेक्शन आया है इस बार, अगर उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की है आपके उस पर्टिकुलर आईटीसी के ऊपर, तो आप वो आईटीसी अवेल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकली किस तरीके से जाएगा दोस्तों? मान लीजिए आपके किसी सप्लायर के ऊपर गवर्नमेंट को डाउट है, उसने गवर्नमेंट का टैक्स पे करना है या गवर्नमेंट की नजरों में वो बोगस इनवॉइस इशू कर रहा है या किसी और रीजन की वजह से भी वो रेड फ्लैग में है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके जितने भी आउटवर्ड सप्लाईज है जीएसटीआर 1 की, उनकी जितनी भी एंट्रीज है उनको फ्रीज कर देगी, इनएलिजिबल आईटीसी उनको बना देगी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो आप उसको आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट उसको ओके करेगी तो फिर आप उस आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। ये उस केस में भी हो सकता है जिस बंदे ने अपनी जीएसटीआर 1 भरी और जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी, तो गवर्नमेंट उसके आईटीसी को भी, उसके आउटवर्ड सप्लाईज को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जो आपका आईटीसी है। 16(2) क्लोज BA के अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी का नया प्रोविजन आ गया है। ये जितने भी अमेंडमेंट्स आई हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 2 चीजों की वजह से आई हैं। एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो जीएसटी की वेबसाइट पे हुए हैं, और दूसरा जो ये बोगस इनवॉइसेस की, फेक आईटीसी की एक बहुत बड़ी ट्रेल चल रही है उस वजह से। जो पहली अमेंडमेंट है वो
फेक आईटीसी की वजह से गवर्नमेंट ने लेके आई है। सेकंड पॉजिटिव अमेंडमेंट है टैक्स पेयर के लिए। पहले क्या प्रोविजन था कि साल खत्म होने के बाद आप अपना आईटीसी कब तक ले सकते थे? सितंबर मंथ की 3B की ड्यू डेट तक। सो प्रिज्यूम कीजिए मार्च 2022 की बात करते हैं तो सितंबर 2022 की ड्यू डेट आपकी बनती है मान लीजिए 20 अक्टूबर 2022, तो तब तक आप आईटीसी ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने लैंग्वेज ही पूरी की पूरी चेंज कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अब आप 30 नवंबर तक आईटीसी ले सकते हैं। 30 नवंबर तक आईटीसी लेने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपने अपनी जुलाई मंथ की रिटर्न 28 नवंबर को भरी है तो आप उसमें आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन अगर जुलाई 2022 की रिटर्न आपने मान लीजिए 28 नवंबर को भरी है तो आप आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अगस्त 2022 की अपनी 3B 1 दिसंबर को भरी है तो आप फिर आईटीसी नहीं ले सकते। सो अब लास्ट कट ऑफ डेट जो है वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। जबकि पहले ये क्या पोजीशन थी? पहले ये पोजीशन थी कि ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ। सो वो हटा दी गई है ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट, अब फ्रीज कर दिया है कि 30 नवंबर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब आप अक्टूबर 2022 की 3B में भी अगर आप उसको 30 नवंबर से पहले भरते हैं तो अक्टूबर 2022 की 3B में भी आप अपना रिमेनिंग पेंडिंग आईटीसी ले सकते हैं। सो दिस इज ए वेरी वेरी वेलकम पॉजिटिव अमेंडमेंट। फर्दर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 of CGST Act is being amended so as to provide for the extended time for availment of input tax credit by a registered person in respect of any invoice or debit note pertaining to financial year up to 30th day of November of the following financial year. So अब डेट फ्रीज हो गई है कि 30 नवंबर तक आप ले सकते हो, चाहे वो कोई भी आपकी नेक्स्ट 3B हो, क्योंकि हम 3B में आईटीसी लेते हैं और GSTR 1 से देते हैं। तो जब आप 3B में आईटीसी लेते हैं तो आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल से अक्टूबर तक की रिटर्न आप 30 नवंबर तक भर सकते हैं। सो अब आप अपना आईटीसी अक्टूबर की 3B में भी ले सकते हैं, बशर्ते वो रिटर्न 30 नवंबर से पहले आपने फाइल करनी है। अगर 30 नवंबर के बाद की रिटर्न में अगर आप आईटीसी अवेल करते हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। नाउ कट ऑफ डेट इज देयर। ये थी क्लोज 99 में एक अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी की आई और एक अमेंडमेंट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के ऊपर आई। नाउ कम्स टू क्लोज 100। क्लोज 100 क्या बात करता है दोस्तों? क्लोज 100 सेक्शन 29 को अमेंड करता है। तो अभी सेक्शन 16 अमेंड हुआ था, अब सेक्शन 29 अमेंड वो करता है। सेक्शन 29 में क्या चेंज आए हैं दोस्तों? सबसे पहला जो चेंज है वो कंपोजिशन डीलर के लिए है। जैसे हम सबको पता है कि पहले कंपोजिशन डीलर क्या करता था? क्वार्टरली रिटर्न भरता था GSTR 4, फिर वो एनुअली GSTR 4 भरने लग गया और क्वार्टरली अपना टैक्स पे करने लग गया। नाउ government have according to the procedure opted on GST website, government have amended section 29. so section 29 में ये कहता है कि टैक्स ऑफिसर GST ऑफिसर जो वो है वो आपका GST रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकता है? इफ ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 मींस कंपोजिशन डीलर हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। जैसा मैंने बताया GSTR 4 आपको एनुअली भरनी होती है 30 अप्रैल तक है, साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक। फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। तो मान लीजिए आपने 30 अप्रैल तक GSTR 4 भरनी थी और आपने उसे 30 जुलाई तक नहीं भरा, मींस 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। तो उसके बाद ऑफिसर के पास राइट आ गए हैं कि वो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन 10 में क्लोज सी में अमेंडमेंट आई। पहले क्या था दोस्तों क्लोज सी में? पहले क्लोज सी ये कहता था कि अगर आपने लगातार 6 महीने की रिटर्न नहीं भरी तो GST ऑफिसर जो है वो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब लैंग्वेज चेंज हो गई है, अब वो कहते हैं सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जब एज में बी प्रिस्क्राइब्ड आ गया तो इसका मतलब GST रूल्स में, GST काउंसिल जो है अमेंडमेंट करके GST रूल्स में अब वो टैक्स पीरियड 3 महीने 4 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने कुछ भी कर सकती है। सो वो टैक्स पीरियड जो है अब वो चेंज हो गया है। अब क्या टैक्स पीरियड होगा वो बाद में आएगा जब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देगी। तो अभी आज के दिन तो 6 महीने ही है, लेकिन प्रपोज्ड फ्यूचर में दैट टैक्स पीरियड कैन बी एनी टैक्स पीरियड। सो राइट्स हैव बीन गिवन टू GST काउंसिल, दे कैन चेंज दैट टैक्स पीरियड टू एनी पीरियड, इवन डेज में भी और मंथ्स में भी, एंड दे हैव द पावर। अब इसको पार्लियामेंट से बार बार जाकर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सो
दिस वाज रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पावर, जो हमने देखी ये कंपोजिशन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए। नाउ कम्स टू क्लोज 101 जो अमेंडमेंट करता है सेक्शन 34 में। तो सेक्शन 34 में जैसा कि हमें पता है कि सेक्शन 34 बात करता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट। सो जैसे सेक्शन 16 में अमेंडमेंट हुई कि नेक्स्ट ईयर में आप 30 नवंबर तक प्रीवियस ईयर का अवेल कर सकते हैं आईटीसी, उसी तरीके से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक आप शो कर सकते हैं। सो सिमिलर प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन 16 कि जो पहले प्रोविजन था कि जीएसटीआर 1 में जो अमेंडमेंट है वो सितंबर की जीएसटीआर 1 तक कर सकते हैं, आईटीसी 3बी में सितंबर की 3बी तक ले सकते हैं, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट की जो अमेंडमेंट है वो भी सितंबर की 3बी तक कर सकते हैं। वो सितंबर की 3बी वाला कॉन्सेप्ट हटा के 30 नवंबर की डेट फ्रीज गवर्नमेंट ने कर दी है। तो 30 नवंबर की डेट का मतलब यह है कि जिस भी मंथ की आप ले रहे हो वो 30 नवंबर से पहले फाइल होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 34 में अमेंडमेंट आई है क्लोज 101 के थ्रू। नाउ कम्स टू क्लोज 102। क्लोज 102 क्या कह रहा है? क्लोज 102 रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है आपकी जीएसटीआर 1 के ऊपर। सेक्शन 37 में अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 का सेक्शन है। तो सेक्शन 37 में क्या अमेंडमेंट आई है? सेक्शन 37 कहता है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो आई है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में, that provide for prescribing conditions and restrictions for furnishing the details of outward supply and for communication of details of such outward supplies to the concerned recipient. So government restriction impose कर रही है कि किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर पे अगर उनको डाउट है तो उसकी जीएसटीआर 1 में जो उसने आउटवर्ड सप्लाईज डाली है वो रिसिपिएंट को दिखे ही ना, या दिखे तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में दिखे, अवेल्ड आईटीसी में, एलिजिबल आईटीसी में ना दिखे। एक तो वो अमेंडमेंट आई है। दूसरा जो टू वे कम्युनिकेशन की बात थी कि आप सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में आपको आईटीसी पास ऑन नहीं किया तो आप अपने सिस्टम से उसको डाल दीजिए और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट भी अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। देन उसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज हमने डिस्कस की सेक्शन 16 में भी सेक्शन 34 में भी, कि थर्ड अमेंडमेंट क्या है कि आप अपनी जीएसटीआर 1 की जो एंट्री है, कोई भी सेल एंट्री या क्रेडिट नोट डेबिट नोट एंट्री, कोई भी एंट्री जो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती है, वो अमेंडमेंट आप कब तक कर सकते हैं? अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक आप वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो अमेंडमेंट आई है वो आई है कि अब पहले क्या होता था दोस्तों, जीएसटीआर 3बी में तो ये कॉन्सेप्ट था, जीएसटीआर 1 में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मान लीजिए आपने अप्रैल की जीएसटीआर 1 भर दी, मई की नहीं भरी तो फिर आप जून की भर दीजिए। तो वेबसाइट आपको अलाउ कर रही थी कि आप किसी मंथ की जीएसटीआर 1 स्किप कर सकते हैं। अब ये जो अमेंडमेंट आई है, इस अमेंडमेंट को इफेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट को जो अपनी जीएसटी वेबसाइट है gst.gov.in, उसके ऊपर ये फंक्शनैलिटी इंपोज करनी पड़ेगी कि अब जो रिटर्न्स है जीएसटीआर 1 वो जीएसटीआर 3बी की जगह कंसेक्यूटिव फाइल होंगी, मींस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब आप बीच में कोई रिटर्न स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने मई की रिटर्न नहीं भरी तो आप जून की नहीं भर पाओगे, तो पहले आपको मई भरनी है फिर जून भरनी है। तो अब जो रिटर्न्स हैं वो कंसेक्यूटिव जाएंगी, सारी की सारी आपकी सीक्वेंशियल जाएंगी। पहले 3बी में सेम चीज थी लेकिन 1 में ये चीज नहीं थी, 1 में आप स्किप कर पा रहे थे, अब वो नहीं कर पाओगे। लो में अमेंडमेंट आ गई है तो वेबसाइट पे भी ये सेम डिप्लॉयमेंट पोजीशन हो जाएगी। सो दिस वाज द थर्ड अमेंडमेंट इन सेक्शन 37 विच इज रिलेटेड टू जीएसटीआर 1। सो जीएसटीआर 1 से रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट हुई? पहला, आउटवर्ड सप्लाईज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि सामने वाला आईटीसी ना ले, टू वे कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर में 30 नवंबर तक आप अपना आईटीसी अपनी जीएसटीआर 1 की कोई भी एंट्री अमेंड कर सकते हैं। और चौथा, अब आपको सारी रिटर्न सिक्वेंशियल भरनी पड़ेंगी, अब आप बीच में कोई भी रिटर्न स्किप नहीं कर सकते। देन दोस्तों इसके बाद जो है क्लोज 103। तो क्लोज 103 ने क्या किया? क्लोज 103 ने सेक्शन जो 38 था आपका, जो पहले बात करता था आपके जीएसटीआर 2 की, जो पहले आपकी बात करता था जीएसटीआर 2 की, वो पूरा का पूरा सेक्शन ही अमेंड कर दिया गया है, बिल्कुल फ्रेश सेक्शन आ गया है। तो लेट्स डिस्कस द फ्रेश सेक्शन। सो
इसको, इस सेक्शन को हम डिटेल्ड में देखेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आईटीसी। जो क्लोज 103 आप एक्ट में जाएंगे, एक्ट में जाके अगर आप फाइनेंस बिल में अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा पेज 97 पे। सो व्हाट नाउ क्लोज 38 सेज, इट सेज the details of outward supplies furnished by the registered person under subsection 1 of section 37 means GSTR 1 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supplies in such form and manner within such time and subject to such condition restriction as may be prescribed. So यहाँ गवर्नमेंट GSTR 2A और 2B की बात कर रही है। मीन्स आपको आईटीसी की स्टेटमेंट अपीयर होगी, वो आपको पता है कि GSTR 2A और 2B में अपीयर होती है। नाउ सबसेक्शन 2 ऑफ 38 बात करता है ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कि उसमें क्या क्या होगा, वो देख लेते हैं कि मींस 2A 2B में क्या होगा वो देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मे बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। तो ये सबसे पहले तो वो एंट्रीज जिनका आईटीसी आपको एलिजिबल है। दूसरे पे वो एंट्रीज डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड वेदर होली और पार्टली। मतलब एक तो वो शीट आ गई आपकी GSTR 1 2A में या 2B में, दोनों में से किसी में भी आप लेके चलिए, दोनों में ही आएंगी कि जिसका क्रेडिट आपको एलिजिबल है। तो सबसेक्शन 1 ने उसकी बात कर दी। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सबसेक्शन 1 तो कह रहा है ऑटोमेटिक जनरेशन। सबसेक्शन 2 में ए कहता है, क्लोज ए कहता है कि आपको आईटीसी एलिजिबल है। क्लोज बी क्या कह रहा है कि आईटीसी या तो पार्टली एलिजिबल है या फुली इनएलिजिबल है, मतलब आपको एलिजिबल नहीं है। वो बात करता है ये किस केस में हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आप देखिए कि गवर्नमेंट ने अब आपको 2 शीट दी है। पहला एलिजिबल आईटीसी, वो आप पूरा ले लीजिए। दूसरा इनएलिजिबल आईटीसी, या तो उसमें पार्टली इनएलिजिबल होगा या फुली इनएलिजिबल होगा, और ये आपको गवर्नमेंट देगी, आपको अपनी तरफ से असेस नहीं करना है। इनएलिजिबल वाले में क्या पैरामीटर्स है, that such supply being furnished under subsection 1 of section 37 by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed। कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद किसी पर्टिकुलर पीरियड में उसको वो रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन उसने नहीं की, तो वो आपका इनएलिजिबल हो सकता है। by registered person who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed। भाई किसी बंदे ने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया और उतने पीरियड तक किया जितने पीरियड तक टॉलरेबल लिमिट थी, उस पीरियड से बियॉन्ड किया जितने पीरियड तक टॉलरेबल लिमिट थी। मींस कि किसी बंदे ने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया और उस डिफॉल्ट के बाद उसका आउटवर्ड सप्लाईज रिस्ट्रिक्टेड हो गई, मींस आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड हो गया। थर्ड, by any registered person the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supply furnished by him under subsection during such period as may be prescribed exceeds the output tax paid by him during the such period by such limit as may be prescribed। कहने का मतलब ये है कि जितना टैक्स पे करना चाहिए था GSTR 1 के हिसाब से उससे कम टैक्स पे किया GSTR 3B में, तो उसकी आउटवर्ड लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी, मतलब आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो पहले में कि रजिस्टर्ड पर्सन ने लेट दिखाया रजिस्ट्रेशन के बाद, दूसरे में उसने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया, तीसरे में शॉर्ट टैक्स पे किया। प्लीज अप्रिशिएट, आपका सप्लायर सारी गलती कर रहा है लेकिन भुगत कौन रहा है, रिसिपिएंट। आप भुगत रहे हो क्योंकि गलती आपका सप्लायर कर रहा है। फोर्थ, by any registered person who during such period as may be prescribed have availed credit of input tax of any amount that exceeds the credit that can be availed by him in section in accordance with clause A by such limit as may be prescribed। आपका आईटीसी कब रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जब आपने एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया हो, क्लोज ए में जितना मेंशन्ड है उससे ज्यादा अगर आपने अवेल कर लिया तो भी आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस किस पे एप्लीकेबल होगा, साथ के साथ आपके सप्लायर पे भी, कि अगर सप्लायर ने एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया तो भी उसकी आउटवर्ड लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। लेकिन वो पर्टिकुलर एंट्री जो है जो ब्लॉक होगी वो गवर्नमेंट आपको बताएगी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट के थ्रू, ये आपको सेल्फ इवेल्युएट नहीं करनी है। देन by any registered person who have defaulted in discharging his tax liability in accordance with provision to subsection 12 of 49 subject to such conditions and restriction as may be prescribed। तो जिस बंदे ने सेक्शन 49(2) के हिसाब 12 के हिसाब से
अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की है, उसमें भी डिफॉल्ट किया है, उसकी वजह से भी आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। और लास्ट में बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आपकी जीएसटीआर 2A 2B में बाइफर्केशन जो ऑलरेडी आता भी है और फ्यूचर में और ज्यादा फिल्ट्रेशन के साथ भी आ सकता है, एलिजिबल आईटीसी, इन एलिजिबल आईटीसी, और जो इन एलिजिबल है उसको आप अवेल नहीं कर सकते। और क्यों अवेल नहीं कर सकते, उसके रीजंस गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 38 में अमेंडमेंट के थ्रू बताए हैं। नाउ कम टू अमेंडमेंट इन सेक्शन 39 क्लोज 104 ऑफ फाइनेंस बिल 2022। सो अमेंडमेंट इन सेक्शन 39 में क्या क्या अमेंडमेंट हुई है दोस्तों? एक तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट चेंज हो गई। पहले उनको नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक का टाइम मिलता था, अब 13 तारीख तक का टाइम मिलेगा। तो नॉन रेजिडेंट को अब अपनी रिटर्न में अर्ली फाइल करनी पड़ेगी। देन सेकंड अमेंडमेंट जो आई है कि जो क्वार्टरली टैक्स पेयर थे, जो क्यूआरएमपी स्कीम जो आई थी दोस्तों, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, उस क्यूआरएमपी स्कीम को जो है ना गवर्नमेंट ने अब सेक्शन 39 में इंसर्ट कर दिया है। सो नाउ इन क्लोज 7 देयर इज एन अमेंडमेंट। क्लोज 7 में अमेंडमेंट कर दिया कि प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन furnishing return under the proviso to subsection 1 shall pay to the government in such form and manner and within such time period as may be prescribed. So क्या prescribe किया है कि an amount equal to the tax due taken into account inward and outward supplies of goods and services or both input tax credit availed tax payable and such other particulars during such month. So अब आपको क्या करना है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आप अभी PMT 06 से पे कर रहे थे वैसे ही पे करना है, सिर्फ उस प्रोविजन को गवर्नमेंट ने एक्ट के में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। नेक्स्ट थर्ड अमेंडमेंट जो हम सबको पता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 30 नवंबर तक अपनी सारी की सारी जो रेक्टिफिकेशन है, जो पहले सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक आप कर पा रहे थे, वो 30 नवंबर तक आप अपनी कर पाएंगे। सो सेक्शन 39 में जितनी भी आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो उसकी रेक्टिफिकेशन अब आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। सो दैट इज द थर्ड अमेंडमेंट। साथ के साथ सेक्शन 37 और 38 का रेफरेंस भी सेक्शन 39 में से हटा दिया है। उसका रीजन यही है दोस्तों कि जीएसटीआर 1 तो चल रही है, लेकिन जीएसटीआर 2 और 3 गवर्नमेंट ने कभी इनकॉर्पोरेट की नहीं थी। तो जीएसटीआर 2 और 3 का जो रेफरेंस था ना जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में, यूटीजीएसटी एक्ट में, वहां से गवर्नमेंट ने अब सीजीएसटी एक्ट में से सेक्शन 37, 38, 39 में से जीएसटीआर 2 और 3 के रेफरेंस को हटा दिया है। और भी सेक्शंस में से जहां जहां जीएसटीआर 2 और 3 का रेफरेंस था वो सब हटा दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का पिक्चर क्लियर हो गई है कि जीएसटीआर 1 और 3 भी ही चलने वाली है। देन दोस्तों जो लास्ट अमेंडमेंट जो आई है इसमें, वो जो हमने डिस्कस भी किया था कि अब क्या होगा कि अब आपकी जो जीएसटीआर 1 और 3 भी है वो कंसेक्यूटिव सीक्वेंशियल चलेंगे। अब आप कोई भी पीरियड स्किप नहीं कर सकते। तो जीएसटीआर 1 सेक्शन 37 में अमेंडमेंट होगी, सीक्वेंशियल फाइल करनी है, और जीएसटीआर 3 भी 39 में अमेंडमेंट होगी कि सीक्वेंशियल फाइल करनी है। 3 भी तो पहले भी सीक्वेंशियल फाइल और थी, बट कहीं ना कहीं लॉ में वो प्रोविजन नहीं था, तो ये लॉ में सेक्शन 39 में अमेंडमेंट आ गई है। सो बहुत सारे अमेंडमेंट्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आई हैं कि प्रैक्टिकली वो सब चल रहा था, बट कहीं ना कहीं एक्ट में नहीं था, तो वो एक्ट में इनकॉर्पोरेट करके उसकी लीगल बैकिंग गवर्नमेंट ने बनाई है। नाउ कम्स टू क्लोज 105। सो क्लोज 105 जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जो सेक्शन 41 पहले था उस पूरे के पूरे सेक्शन 41 को हटा दिया गया है। नाउ अब क्या आ गया है कि अब आपके पास लेट्स रीड इट फ्रॉम So clause 105 section 41 every registered person shall subject to such condition and restriction as may be prescribed। तो ये एक नई चीज गवर्नमेंट ने हर सेक्शन में डाली है, एंड रिस्ट्रिक्शंस। कंडीशंस तो पहले भी था, रिस्ट्रिक्शंस अब आ गई हैं। Be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return and such amount shall be credited to his electronic cash ledger। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब ये जीएसटीआर 2A 2B की जो स्टोरी घूम रही थी, अब वो पूरी की पूरी अब सीजीएसटी एक्ट में लीगल बैकिंग के साथ सेक्शन 16 में भी आ गई है, 37 में भी आ गई है, 39 में भी आ गई है, और अभी 41 में भी आपको दिख रही है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में वही क्रेडिट आएगा जो एलिजिबल क्रेडिट है। जो पहले प्रोविजन था कि आप प्रोविजनल आईटीसी ले सकते हैं और बाद में अगर टैक्स पेयर आपको नहीं देता तो आप रिवर्स कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने
इसमें से अब हटा दिए हैं, प्रोविजनल क्रेडिट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। 41(2) दोस्तों इंटरेस्टिंग है। 41(2) ये कहता है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स पेबल वेरिन हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपने अपनी जीएसटीआर 3B में कोई आईटीसी ले लिया, लेकिन आपके सप्लायर ने उस पर टैक्स डिपॉजिट नहीं किया था, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब अब आप अपनी 3B में, फोरकमिंग 3B में उस आईटीसी को रिवर्स कर दो इंटरेस्ट के साथ। और इंटरेस्ट आपसे क्या मांगा जा रहा है? 24%। आईटीसी रिवर्सल पर 24% मांगा जा रहा है और आउटवर्ड लायबिलिटी पर 18%। ये सेटल कर दिया गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से। अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 50 में, वो भी हम देखेंगे। बट आईटीसी रिवर्सल पे आप 24% दे दीजिए और उस आईटीसी को रिवर्स कर दीजिए। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जब वो बंदा टैक्स पे कर देगा ना, आप उस आईटीसी को दोबारा ले लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या मिला? इंटरेस्ट मिल गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आईटीसी, अगर आप आईटीसी ले लेते हैं अपनी 3B में और सामने वाले ने टैक्स पे नहीं किया, तो आपको वो इनएलिजिबल आईटीसी है, आप उस आईटीसी को प्लीज रिवर्स कर दीजिए। और रिवर्स करने के बाद जैसे ही वो बंदा टैक्स पे कर देता है, ये आईटीसी आप दोबारा ले लीजिए। अब यहाँ पे एक लिटिगेटिव एस्पेक्ट, यहाँ पे 2 पर्टिकुलर पॉइंट उठ के आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहला कि मुझे कैसे पता लगेगा कि उसने मेरी एंट्री के अगेंस्ट टैक्स पे कर दिया है या नहीं कर दिया है। बात समझिए, वो अपनी जीएसटीआर 1 भर रहा है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की। मेरे एलिजिबल आईटीसी में जीएसटीआर 2A और 2B में वो आईटीसी अपीयर हो गया है, मैंने उसको ले लिया। मुझे कैसे पता लगेगा उसने टैक्स पे किया या नहीं किया? मैं उसके पास पूछने नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर एक ऐसा फीचर डालना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, उस पर्टिकुलर लाइन आइटम के ऊपर टैक्स पे हो गया नहीं हो गया। ये जो लिमिटेशन है या ये जो फंक्शनलिटी है, अगर गवर्नमेंट डालेगी तो टैक्स पेयर के लिए रिलीफ है, नहीं तो टैक्स पेयर के लिए हाहाकार है। क्योंकि वो कहां से पता करेगा कि उसके सप्लायर ने उसकी एंट्री के ऊपर टैक्स पे कर दिया नहीं कर दिया। दूसरा, जो रीअवेलमेंट वाली पोजीशन है, इसमें प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि मान लीजिए आपने आईटीसी था आपका मार्च 2022 से रिलेटेड, आपने आईटीसी ले लिया, सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया था, आपने रिवर्स कर दिया मान लीजिए अप्रैल में। अब सप्लायर ने जाके दिसंबर 2022 में टैक्स पे कर दिया। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अब दिसंबर में तो जाके उसको रीअवेल आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनएलिजिबल हो गया दिसंबर में जाके। अब आप क्या करेंगे? सो ये एक लिटिगेटिव पॉइंट उठता है कि मान लीजिए किसी बंदे ने आईटीसी अवेल कर लिया और रिवर्स नहीं किया। मान लीजिए आपने मार्च 2022 में अवेल कर लिया और रिवर्स नहीं किया, और जुलाई 2022 में उसने पेमेंट कर दी। सो टेक्निकली गवर्नमेंट को 4 महीने का इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम उस केस में आएगी जब आपका रीअवेलमेंट का टेन्योर निकल चुका होगा। अगर रीअवेलमेंट का टेन्योर रहता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवर्स कर दीजिए, इंटरेस्ट पे कर दीजिए और रीअवेल कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? जब रीअवेलमेंट का टेन्योर निकल चुका होगा। तो रीअवेलमेंट का अगर टेन्योर निकल गया है तो उस केस में लिटिगेशन इसमें बनती है, और ये कहीं ना कहीं हरासमेंट है रिसिपिएंट के ऊपर। क्योंकि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर सप्लायर इस तरीके से डिफॉल्ट में है तो आप कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी के थ्रू रिसिपिएंट को उस केस में आप रिलीफ प्रोवाइड करें। देन दोस्तों नेक्स्ट जो है क्लोज 106। क्लोज 106 ने क्या किया? सेक्शन 42, 43 एंड 43A को खत्म कर दिया। इसका मतलब जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 गायब, टाटा बाय बाय। 2 वे कम्युनिकेशन कुछ नहीं करना। 1 फाइल करो, 3B फाइल करो, 2A 2B के हिसाब से आईटीसी लो। नाउ क्लोज 107। क्लोज 107 क्या कहता है? क्लोज 107 कहता है कि अब आपको टीसीएस की रिटर्न के ऊपर भी लेट फीस पे करनी है। तो पहले आप जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 के ऊपर लेट फीस पे कर रहे थे, मतलब कि वो रिटर्न है जो सेक्शन 38 में आप फाइल कर रहे थे, उनके ऊपर आप लेट फीस पे कर रहे थे। नाउ अब आपको क्या करना है? अब आपको सेक्शन 52 में जो रिटर्न फाइल होती है, मींस टीसीएस की जो रिटर्न आप फाइल करते हैं सेक्शन 52 में, उसको भी अगर आप लेट भरते हैं तो लेट फीस पे करेंगे। पहले उसके ऊपर लेट फीस नहीं थी, पहले सेक्शन 39, सेक्शन 45 में लेट फीस थी। सो सेक्शन 39 में आप 3B भर रहे हैं, जीएसटीआर 1 भर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्यों लेट फीस पे, और सेक्शन 45 में आप जीएसटीआर 10 भरते हैं फाइनल रिटर्न अपनी, उसके ऊपर आप लेट फीस पे कर रहे थे। सो अब आपको सेक्शन 52 में टीसीएस की रिटर्न के ऊपर भी लेट फीस पे करनी है। नाउ कम्स टू क्लोज 109। सेक्शन क्लोज 109 सेक्शन 49 में अमेंडमेंट करता है, और सेक्शन 49 जो वो पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी की बात करता है।
सो सेक्शन 49 में अमेंडमेंट आई है क्लोज 109 के थ्रू। अगर आप एक्ट में जाएंगे मल्टीपल अमेंडमेंट्स दिखेंगे आपको। अगर हम समरी में बात करें क्या क्या अमेंडमेंट आई है, एक तो आईटीसी अवेलमेंट की रिस्ट्रिक्शन के ऊपर अमेंडमेंट आ गई है कि नाउ प्रोवाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका जो आईटीसी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स जीएसटी ऑफिसर को आपके ऊपर डाउट है, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रीज कर सकता है, फुली भी पार्टली भी। सो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से आईटीसी यूटिलाइजेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर आ गई है। दूसरा जो है, अगर आपको याद हो सेक्शन 86B, रूल 86B जो आया था, जो ये कहता था कि 1% टैक्स जो आपको कैश में पे करना है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ कोरिलेट होता है कि आपके पास चाहे फुल आईटीसी अवेलेबल है बट स्टिल आपको कुछ पोर्शन आपको कैश में भी पे करना पड़ेगा। तो वो जो रूल था उसकी पूरी लीगल बैकिंग जो है वो सेक्शन में भी आ गई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। देन सेकेंड अमेंडमेंट जो आई है क्लोज 10 में, क्लोज 10 ये कहता है कि पहले क्या होता था कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस था वो सिर्फ आप अपने सी से आई में या आई से सी में ट्रांसफर कर पा रहे थे। अब आप क्या कर सकते हैं, अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है, अब वो आप डिस्टिंक्ट पर्संस को भी, मतलब अपनी ब्रांचेस को, अपनी यूनिट्स को भी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब एक कंपनी के पास अगर 10 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वो क्या कर सकता है, वो पहले वो सिर्फ अपने एक जीएसटी नंबर का जो कैश लेजर बैलेंस है वो इंटर कंपोनेंट ही चेंज कर पा रहा था, लेकिन अब क्या कर सकता है, वो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से महाराष्ट्र, दिल्ली से नागपुर, वो कहीं भी डिस्टिंक्ट पर्सन को कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर पाएगा। जो ये ट्रांसफर करेगा कैश लेजर का बैलेंस, इसको डीम्ड रिफंड की तरह माना जाएगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर से जो कैश लेजर का आपने ट्रांसफर किया, जो वो ट्रांसफर हुआ, जहां वो डेबिट हुआ, उसको डीम्ड रिफंड की तरह ट्रीटमेंट दी जाएगी। साथ ही साथ ये ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। रिस्ट्रिक्शन उस केस में लगाई जा सकती है अगर आपकी कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, कोई अनपेड लायबिलिटी अगर आपके ऊपर है, तो फिर आप ये पर्टिकुलर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। देन जो मैंने आपको बताया दोस्तों रूल 86B वाला, वो है थर्ड अमेंडमेंट कि आप गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई कि कितनी मिनिमम लिमिट का आपको कैश में पे करना है या कितनी मैक्सिमम लिमिट तक आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो। तो ये सेक्शन 49 में जो डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की बात करता है उसमें अमेंडमेंट आई है। नाउ कम्स टू सेक्शन 50। सेक्शन 50 में जैसा मैंने आपको बताया कि रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट हो गई है। नाउ जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो उसके ऊपर, आउटवर्ड के ऊपर आपको 18% पे करना है और इनवर्ड के ऊपर आपको 24% पे करना है। अगर आप एक्ट में जाएंगे, क्लोज 110 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता लगेगा। इन सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर सबसेक्शन 3 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। सो व्हाट इज सेक्शन 53 नाउ? Where the input tax credit has been wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized. ITC wrongly availed and utilized. अब बात समझिए, wrongly availed और utilized नहीं, and utilized. At such rate not exceeding 24%. तो अब क्या प्रोविजन हो गया है, जो जीएसटी काउंसिल ने कहा था कि भाई आईटीसी अगर अवेल कर लिया और यूटिलाइज नहीं किया तो ब्याज नहीं देना। आईटीसी जब तक यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक ब्याज आप पे नहीं करोगे, ये जीएसटी काउंसिल ने कहा था पिछली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। अब उसको प्रीरूप करके गवर्नमेंट ने उसको एक्ट में डाल दिया है। सेक्शन 53 में अमेंडमेंट हो गई है। अब ये अमेंडमेंट जिस दिन से इफेक्टिव होगी उस दिन से अवेल्ड एंड यूटिलाइज के बाद ही आपको इंटरेस्ट पे करना, और इंटरेस्ट कितना पे करना है? 24% इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन बात समझिए कि जीएसटी काउंसिल कह चुकी है और अब एक्ट में भी प्रपोज हो गया है और रेट्रोस्पेक्टिव डेट से प्रपोज हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपके कोई भी ऑफिसर आपके ऊपर अवेलमेंट के ऊपर भी अगर अभी भी आपके ऊपर ब्याज लगाता है तो प्लीज अपील में जाइए, आपको कंफर्म रिलीफ मिलेगा। रिलीफ तब भी मिलता जब जीएसटी काउंसिल ने कह दिया था, बट अब तो एक्ट में भी डल गया है, ठीक है। अभी इनेक्टमेंट डेट, इसकी इफेक्टिव डेट नहीं आई है, लेकिन वो भी आ जाएगी क्योंकि वो रिट्रोस्पेक्टिवली है। Now that will be interpreted accordingly. So अब अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड के ऊपर आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और वो भी 24% दर से पे करना है। अवेल्ड के ऊपर नहीं करना, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड के ऊपर करना है। दूसरी चीज, आउटवर्ड सप्लाईज का जो है आपका
आउटवर्ड सप्लाईज पे अगर आपने शॉर्ट आउटवर्ड सप्लाईज पे किया तो उसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट पे करना है। वो भी एक बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिफाइड चीज अब हो गई है, जो सेक्शन 53 की लैंग्वेज जो अमेंड हुई है उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आउटवर्ड सप्लाईज में आपको कोई भी आउटपुट टैक्स पे करना है तो 18% का ब्याज दीजिए, और इनपुट टैक्स का रिवर्सल करना है तो 24% का ब्याज दीजिए। और इनपुट टैक्स का रिवर्सल के किस केस में ब्याज देना? जब आपने अवेल्ड एंड यूटिलाइज किया हो, ओनली अवेल्ड नहीं, सिर्फ अवेल्ड एंड यूटिलाइज के केस। नाउ क्लोज 11111 जिसने सेक्शन 52 में अमेंडमेंट किया, 52 सब सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुई है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अगर आपसे किसी पर्टिकुलर ईयर में टीसीएस रिटर्न में कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप वो अमेंडमेंट अब कब तक कर सकते हैं? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और फॉलोइंग ईयर तक। पहले वो था ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न, बट नाउ इट इज 30th नवंबर। सो गवर्नमेंट ने लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट फ्रीज कर दिया इस केस में। नाउ कम्स टू सेक्शन 54। तो 54 में दोस्तों बड़ी 54 बात करते हैं जीएसटी रिफंड की। तो 54 में बड़ी टेक्निकल सी अमेंडमेंट हुई है। कुछ तो अमेंडमेंट हुई है कि ऑलरेडी इफेक्टिव था बट एक्ट में वो चीजें नहीं थी, तो एक तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट हुई है, और दूसरा जो है कुछ नई टेक्निकलिटीज गवर्नमेंट ने सेक्शन 54 में डाल। सबसे पहली अमेंडमेंट तो क्या है कि ओरिजिनली लॉ में ये था कि कैश लेजर का जो रिफंड है वो आप जीएसटीआर 3 के थ्रू ले सकते थे, लेकिन सिंस जीएसटीआर 3 कभी आई नहीं तो कैश लेजर का रिफंड उसके थ्रू आप कैसे लेते? तो आप क्या करते थे? आप RFD 01 फाइल करते थे। अब वही चीज एक्ट में डाल दी गई है कि वो जीएसटीआर 3 का रेफरेंस ही खत्म कर दिया, अब आप कैश लेजर का रिफंड भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर मतलब RFD 01 से लेंगे। दूसरा दोस्तों, पहले जो था जो इंटरनेशनल बॉडीज थी उनके लिए 6 महीने का टाइम मिलता था उनको रिफंड फाइल करने का। अब उनको वो टाइम 2 साल दे दिया है, मतलब उनको एक्सटेंडेड पीरियड दे दिया गया है कि अब आप एक्स्ट्रा टाइम में भी रिफंड ले सकते हैं। तीसरा, पहले क्या हो रहा था दोस्तों, इन सेक्शन 54(10) में क्या लैंग्वेज थी? पहले ये कहता था कि डिपार्टमेंट जो है वो आपका जीएसटी का रिफंड रोक सकता है या आपसे डिमांड की रिकवरी कर सकता है, लेकिन 2 केसेस में। कौन कौन से केस में? इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में और जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में। अगर आपने इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में और जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में रिफंड एप्लीकेशन फाइल की है और आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग है डिपार्टमेंट के लिए या कुछ डिमांड पेंडिंग है, तो डिपार्टमेंट उस केस में 2 काम कर सकता था। आपका या तो रिफंड एप्लीकेशन रोक सकता था या आपसे रिकवरी करके बैलेंस रिफंड आपको दे सकता था। अब गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 54 क्लोज 10 है, सब सेक्शन 10 है, उसमें अमेंडमेंट कर दिया और इन दोनों की जगह सारी रिफंड एप्लीकेशन उसमें कवर कर दी है। सो अब नाउ रिफंड एप्लीकेशन रोकने का जो बेस था वो बढ़ा दिया गया है। तो पहले 2 ही तरीके की रिफंड एप्लीकेशन रुक सकती थी, लेकिन अब सारी की सारी रिफंड एप्लीकेशन आपकी रुक सकती हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी ड्यूज है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा या काट के मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म कर दिया है। लास्ट अमेंडमेंट जो आई है वो आई है टाइम पीरियड से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि SCZ की रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको कितना टाइम मिलना चाहिए। वो 2 साल का टाइम मिलता है आपको, रेलेवेंट ड्यू डेट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 विच इज जीएसटीआर 3B। सो आपकी 3B की ड्यू डेट जो है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो व्हाट इट सेज प्रोवाइड्स क्लैरिटी रिगार्डिंग द रेलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। किस केस में? अगर आपने SCZ यूनिट और SCZ डेवलपर को अगर आपने सप्लाई की है, सो उस केस में आपका 2 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है वो कहां से काउंट होगा, उसके बारे में हमें ये अमेंडमेंट आई है। और वो कहता है सेक्शन 39 की जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न है वो वहां से काउंट आपका होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज क्लोज 112 जो बात करता है सेक्शन 54 की। नाउ कम्स टू क्लोज 113 जो बात करता है 168(2) की। तो 168(2) में क्या अमेंडमेंट आई है दोस्तों? ये जो है ये बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 38 की वजह से। सो सेक्शन 38 में सिंस कुछ अमेंडमेंट हुई है तो वहां पे कमिश्नर के पास पावर थी कुछ 38 में, वो वर्ड सिंस रिप्लेस हो गया तो इसलिए 168 जो है वो कमिश्नर पावर की बात करता है। सो वहां से भी वो सो इट इज जस्ट ए रेसिप्रोकेटिव अमेंडमेंट और इसका कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं है। ये कमिश्नर की जो पावर्स थी सेक्शन 38 में वो हटा दी गई है। सो दिस इज दैट अमेंडमेंट। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्योंकि क्लोज 99 से 113 के बीच में
जो अमेंडमेंट है वो कब इफेक्टिव होंगी, जब गवर्नमेंट उनको स्पेसिफिकली नोटिफाई करेगी। अब क्लोज 114 से 123 की अमेंडमेंट देख लेते हैं क्विकली। ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स है, प्रैक्टिकली लग चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्ट में डाल के इनको लीगल सेंटिटी दी है। और ये कब से इफेक्टिव होंगी, जिस दिन ये एक्ट पार्लियामेंट की असेंट के बाद इनेक्ट हो जाएगा। सो 114 क्या कहता है दोस्तों, 114 ने जो जीएसटी की वेबसाइट है gst.gov.in, इसको रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से इसकी इफेक्टिवनेस डाल दी है। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई थी दोस्तों नोटिफिकेशन 9/2018 के अंतर्गत, उसको अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया है। इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक। देन देयर इज ए अमेंडमेंट इन सेक्शन 53, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आउटवर्ड लायबिलिटी के ऊपर 18% इंटरेस्ट और इनपुट रिवर्सल के ऊपर 24% इंटरेस्ट, सो दैट हैज बीन क्लैरिफाइड। वो क्लोज 115 में अमेंडमेंट हुई है। क्लोज 116 में भी सेम अमेंडमेंट हुई है रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर, जो मैंने आपको बताया। क्लोज 121 में भी सेम अमेंडमेंट हुई है और रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से अमेंडमेंट आई है दोस्तों। देन 3 क्लोज 116, 119 और 122, ये जो 3 अमेंडमेंट है दोस्तों, ये these are related to some product which is production of fish meal, जो टैरिफ आइटम 23101 में आती हैं। इनको गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दी थी 30 सितंबर 2019 तक। सो वो रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव थी। ये एक्ट में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है, सारी लिटिगेटिव एस्पेक्ट। क्लोज 117, 120 और 123 बात करते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लिकर लाइसेंस दे रही है तो वो जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी, मतलब लिकर लाइसेंस देने की, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा 1 जुलाई 2017 से। ये क्लैरिफाई गवर्नमेंट ने किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट नहीं करना लिकर लाइसेंस फीस के ऊपर 1 जुलाई 2017 से। ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है दोस्तों। सो दोस्तों ये थी सारी की सारी जीएसटी की अमेंडमेंट्स जो जो प्रपोज हुई हैं, हमने सारी की सारी इन डिटेल डिस्कस की। मैं क्विकली 1 मिनट के अंदर दोबारा सारी की सारी रिपीट कर देता हूं। आपको कोई भी क्वेरी अगर होती है जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट में, आप प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए। आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल के ऊपर भी, फोन के ऊपर भी, विल डिस्कस। अगर कोई त्रुटि हुई है, अगर कोई इंटरप्रिटेशन में कोई मिस्टेक हुई है तो दोस्तों मुझे माफ करना, लेकिन स्टिल मैंने पूरी डिटेल्ड में जाके पढ़ के ये वीडियो बनाई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जो है कंफ्यूजन ना रहे और सारे के सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाए। तो क्विकली डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट। तो सबसे पहली अमेंडमेंट क्या है, सेक्शन 16(2) में आपको जीएसटीआर 2A और 2B का आईटीसी मिलेगा। सब्जेक्ट टू वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा। दूसरा, आप आईटीसी अवेल अब कब तक कर सकते हैं, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तीसरा, कंपोजिशन डीलर की अब रिटर्न कंपोजिशन डीलर का जो रजिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट कब तक कैंसिल कर सकती है, जो एनुअल रिटर्न 30 अप्रैल तक फाइल करनी थी, अगर वो 3 महीने तक उसने फाइल नहीं की आफ्टर द ड्यू डेट, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। चौथा, रेगुलर डीलर का रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो सकता है, गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू वो पीरियड नोटिफाई करेगी। पहले वो पीरियड कंटिन्यूअस 6 मंथ्स था, लेकिन अब वो पीरियड गवर्नमेंट रूल्स में कभी भी चेंज कर सकती है। देन क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के अमेंडमेंट आप कब तक फाइल कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर तक। जीएसटीआर 1 में आप अमेंडमेंट कब तक कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर तक। जीएसटीआर 3B के थ्रू आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। 3B में अमेंडमेंट कब तक कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर तक। अगर आप 30 नवंबर तक कर देते हैं तो 3B के थ्रू, नहीं तो फिर DRC 03 के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। जो 2 वे कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट था, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 खत्म कर दिया है। 1 वे कम्युनिकेशन है, जीएसटीआर 1 फाइल करो, 2B में दिखेगा और 3B में आईटीसी अवेल कर लो। तो जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन थे जीएसटी एक्ट में, गवर्नमेंट ने उनको सबको बरी कर दिया है, सब जमीन में गाड़ दिए हैं, सब स्वाहा हो गए हैं। अब एक्ट में भी उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। इसका मतलब अब आप कभी मत सोचिए कि वो आ सकते हैं। देन नॉन रेजिडेंट के लिए पहले 20 तारीख थी नेक्स्ट महीने की रिटर्न फाइल करने के लिए, अब उनको 13 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देन आईटीसी अब आपको तभी लेना है जब वो 2B में आपकी में दिखे, 2A में दिखे। प्रोविजनल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का कॉन्सेप्ट अब आपका खत्म हो गया। साथ ही साथ आपने आईटीसी ले लिया और सामने वाली पार्टी ने अपना टैक्स पे नहीं किया, तो आईटीसी रिवर्स करो। और कब ले सकते हो, जब वो अपना टैक्स पे कर दे। और लेकिन रिवर्सल जो करना है वो 24% ब्याज के साथ रिवर्सल करना है। देन सेक्शन 47 में अमेंडमेंट हुई। अब 47 में क्या अमेंडमेंट हुई,
कि टीसीएस की जो रिटर्न है उसके लेट भरने पर भी आप लेट फीस पे करो, जो सेक्शन 52 में फाइल होती है। सेक्शन 49 में क्या अमेंडमेंट हुई? सेक्शन 49 में 3-4 अमेंडमेंट हुई। पहली अमेंडमेंट तो ये हुई कि जो 86B था, रूल 86B, उसकी लीगल वैलिडिटी आ गई है, 49 में डाल दिया गया। मतलब 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा, या कोई भी और गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि मिनिमम इतना कैश में पे करना पड़ेगा, वो आ गया है। दूसरा, आईटीसी अवेलमेंट की रिस्ट्रिक्शन के ऊपर भी सेक्शन 49 में आ गया है। गवर्नमेंट आपको कह सकती है कि आप मैक्सिमम इतना आईटीसी ले सकते हैं, या आपका आईटीसी लेजर जो ब्लॉक कर सकती है पार्शली या कंप्लीटली, वो भी सेक्शन 49 में आ गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी आपकी अमेंडमेंट आ गई है, उसको डीम्ड रिफंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। देन सेक्शन 53 में अमेंडमेंट आई। सेक्शन 53 ने क्या कहा? 53 ने वही कहा जो जीएसटी काउंसिल ने कहा कि आईटीसी अवेल्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। और ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गई है 1 जुलाई 2017 से। देन आपकी रिफंड एप्लीकेशन के ऊपर के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ गई है सेक्शन 54 में। एक तो पहले आप कैश लेजर का रिफंड जो है वो ले पा रहे थे, वो लेना आपको चाहिए था जीएसटी 3 के थ्रू, लेकिन 3 आई नहीं थी, तो आप आरएफडी 01 से ले रहे थे, और वही आप एक्ट में भी डाल दिया गया। दूसरा, आपकी रिफंड एप्लीकेशन को रोका जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। किस ग्राउंड पर? अगर आपने डिपार्टमेंट का पैसा देना हो। पहले ये सिर्फ 2 ही केसेस में हो सकता था, इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में और जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में। लेकिन अब किसी भी रिफंड एप्लीकेशन के केस में ऐसा हो सकता है। और एट द एंड आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर 18% ब्याज पे कीजिए, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है। लेकिन जो आपका आईटीसी रिवर्सल है, जो हमने डिस्कस भी किया सेक्शन 53 में, वो ये कहता है कि अब आपको 24% जो है वो पे करना है आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज उस केस में आपको 24 देना है, लेकिन बाकी सभी केसेस में आपको 18% का ब्याज पे करना है। तो दिस ऑल एवरीथिंग हैज बीन नाउ क्लैरिफाइड। आपकी कोई भी क्वेरी है आप प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।